हेलो एवरीवन, एफडी क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम देखने वाले हैं जो 3000 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज सेकंड क्लास है। तो दूसरे क्लास में हम 50 क्वेश्चन कल के क्लास में देख चुके थे। आज हम देख रहे हैं 51 नंबर से क्लास। आज का जो क्लास है वो 51 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस सीरीज में भी 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज टोटल जो सीरीज चल रहा है 3000 एमसीक्यू का, लगातार इसी तरह एमसीक्यू कराया जाएगा। तो चलिए आज के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है, देखिए एक्सोबायोलॉजी क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, है ना। ऑप्शन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सोबायोलॉजी क्या है। एक्सोबायोलॉजी क्या है, ऑप्शन देखिए, अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, या स्थलीय जीवन, या शारीरिक। ठीक है, तो एक्सोबायोलॉजी क्या है भाई। एक्सोबायोलॉजी एक्चुअल में क्या है, अन्य ग्रह पर जीवन। अन्य ग्रह पर जीवन का मतलब किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना की जानकारी या उससे संबंधित जितने भी अध्ययन हैं वो किसके अंतर्गत किया जाता है, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। इसलिए अन्य ग्रह पर जीवन का जो, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रह पर जीवन। ठीक है, आया समझ में। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाएगा। अन्य ग्रह पर जीवन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया, या ग्लोरी लिली। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन समझ में आया तो क्या आएगा आंसर। आंसर नंबर क्या आएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। आया समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सीरीज चल रहा है वो सिर्फ एमसीक्यू का है, एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, थ्योरी नहीं है। फिर भी क्या है, कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझाने की। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि, आर्टिथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है, बीजी पादप से, कवक से, जीवाणु से, या काई से। मलेरिया रोग या मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि, आर्टिथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है भाई, बताएंगे क्या आएगा। ऑप्शन पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, बीजी पादप से। बीजी पादप से मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि बनाई जाती है या इससे प्राप्त होती है। आया समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में क्या है, महत्व है। आया समझ में क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। निम्न में से किस समूह के जीवों को, ठीक है, इसमें से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। ऑप्शन देखिए, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, या डाइटम। क्या है आंसर, कमेंट करें। तो इसमें से बताना है, ठीक है, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, या डाइटम। आंसर नंबर तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी डाइटम। डाइटम क्या है भाई, डाइटम एक शैवाल है ना। डाइटम शैवाल का एक सदस्य है और इसकी जो कोशिका भित्ति है, इसकी जो कोशिका भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डाइटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो डाइटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सिलिका की। याद रखेंगे किसकी बनी होती है, सिलिका। ठीक है, याद रहेगा। इसकी जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केला, बादाम, काजू, आम, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। किस फसल में असली या नकली, असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित है। केला, बादाम, काजू, आम। क्या है आंसर, सभी को पता रहना चाहिए, है ना। अगर आप 11th 12th बॉटनी अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेगा। क्या है आंसर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, काजू। ठीक है, काजू जो है
है ना, वे फसल में गिनती आते हैं जो असली नकली फसलों के गुण इसमें जो है सम्मिलित है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न बहुत इजी है। देखिए किसी उभयलिंगी पुष्प में, किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, है ना, अलग अलग समय पर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? इस तथ्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, भिन्न काल पक्वता, स्व अनिषेच्य, उभयलिंगिता, या विषम युग्मन, या एक संगमनी। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? ठीक है, भिन्न, क्योंकि ये जो है पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, इसलिए भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं इस तथ्य को। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है मंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या लाइकोजन। तो क्या है आंसर? क्या है आंसर? कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ बताना है। मंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लाइकोजन, सॉरी ग्लाइकोजन। क्या है आंसर? बिल्कुल सही, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन, है ना। कवक कोशिका में संचित होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? ठीक है, गेहूं है ना, या गेहूं फसल, ठीक है, तो गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के कारण होता है? एल्बुगो, कैंडिडा, या हेलमिंथोपोरियम, राइजोबियम, या पाकिसानिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। क्या है आंसर? गेहूं का काला कीट रोग जो होता है वो किस कवक के द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, पाकिसानिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कारण जो है गेहूं के फसलों में काला कीट रोग होता है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है। रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है बीज से, पाइनस से, साइकल से, या एबीज से। ठीक है, या एबीज से। तो रेजिन और तारपीन जो प्राप्त किए जाते हैं किससे प्राप्त किए जाते हैं? पता रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी साइकस से, है ना। ऑप्शन नंबर सी साइकस से जो है रेजिन और तारपीन प्राप्त किए जाते हैं, इससे निकाले जाते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब पुष्पक्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? संग्रथित फल, या पुंज फल, या गूदेदार फल, या इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर? जब पुष्पक्रम में विकसित हो जाता है, क्या विकसित हो जाता है? फल विकसित हो जाता है, तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? ऐसे फलों को कहा जाता है संग्रथित फल। ठीक है, संग्रथित फल कहा जाता है। आया समझ में? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूप प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? इसमें यह बताना है कि इसमें से, है ना, कौन सा एक प्रारूप है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सम्मिलित होती है। ठीक है, या सम्मिलित है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है ना। या दूसरा ऑप्शन है प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित होती है। और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है? भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। और चौथा ऑप्शन में क्या दिया? ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। तो क्या है आंसर? इसमें प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में, है ना, वह कौन सा प्रारूप है जो सही है या सम्मिलित है, ये बताना है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, प्राप्यतम ऊर्जा। जो प्राप्त ऊर्जा होती है ना, वो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित होती है, और जो है ये संचित होती है, स्टोर होती है। तो प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? अब बताना है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं। तो हरित क्रांति में प्रयुक्त होने वाले जो मुख्य पादप है ना, प्रमुख पादप है, वो कौन सा है? कौन सा है भाई? इसमें से बताना है। देखिए, जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं। क्या आएगा आंसर? बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिकन गेहूं। ऑप्शन नंबर डी जो है मैक्सिकन गेहूं हरित क्रांति में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख क्या है? पादप है। आ समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मक्का के दाने से क्या निकलता है? क्या निकलता है मक्का के दाने से? बताएंगे। मक्का के दाने से क्या निकलता है? जिएटिन, थायमिन, लाइसिन या उपरोक्त सभी। क्या है आंसर? मक्का के दाने से क्या निकलता है? मक्का के दाने से जिएटिन प्राप्त होता है ना, या जिएटिन निकलता है। रखेंगे मक्का के दाने से जो है जिएटिन निकलता है। ठीक है, यहाँ वही पूछा है तो जिएटिन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, झींगा किस संघ का सदस्य है? तो झींगा किस संघ का सदस्य है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पहला में है क्रस्टेशिया, दूसरा में क्या दिया है? कीट वर्ग, तीसरा में दिया है एनिलिडा और चौथा में क्या दिया है? आर्थ्रोपोडा। तो झींगा किस संघ का सदस्य है भाई? ठीक है, पिछले क्लास में देखे थे, है ना, जितने भी संघ है, संघ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है आपको कराई जा चुकी है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि झींगा किस संघ का सदस्य है। तो झींगा जो है आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। और आर्थ्रोपोडा संघ जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अगर पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा है। और इसमें जितने भी जीव है वो संधिपाद युक्त होते हैं, है ना। इनके संधि जो है, इनके जो पैर होते हैं या इनके जो पाद होते हैं, पैर होते हैं, वे संधि युक्त होते हैं, मतलब पैर में कई जोड़ होते हैं। ठीक है, आया समझ में? और आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, याद रखेंगे। झींगा किस संघ का सदस्य पूछा है? तो आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडवृषण होता है, अंडवृषण होता है कहाँ होता है? किस में होता है? काकरोच में होता है, या झिंगुल में होता है, या द्विलिंगी घोंघों में होता है, या मक्खी में होता है? तो किस में होता है? अंडवृषण होता है किस में होता है? अंडवृषण होता है किस में होता है? द्विलिंगी घोंघा में। किस में होता है? द्विलिंगी घोंघा में, याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु एक कीट के शरीर का स्राव है? एक कीट के शरीर के स्राव है ना, मतलब इसमें से कौन सा वस्तु, है ना, इसमें से कौन सा वस्तु, ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा वस्तु एक कीट शरीर का स्राव करता है या है? शहद, लाख, कोरल या मोती, है ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, लाख। ठीक है, लाख कीट के शरीर का स्राव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि है, प्राथमिक विधि है ना। मधुमक्खियों में प्राथमिक विधि पर सूचना देने के लिए कौन सी विधि है? गंध, गायन, गमन, नाच। ठीक है, तो नाच को, ठीक है, नाच को जो है परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि मानी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टकृत होती है? तो मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टकृत होती है? विशिष्टता, ठीक है, विशिष्टकृत होती है। छत्ते में प्रशासन के लिए, दूसरा है छत्ते को बनाने हेतु, तीसरा है अंडारोपण के लिए, और चौथा क्या है? भोजन जुटाने के लिए। तो क्या है आंसर? मधुमक्खी की, देखिए याद रखना है, मधुमक्खी की रानी जो है, इनकी जो विशिष्ट कार्य है वो क्या है? अंडोरोपण या अंडारोपण के लिए। ऑप्शन नंबर सी, अंडारोपण के लिए मधुमक्खी की रानी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल करेक्ट करके आइएगा कि मधुमक्खी की जो रानी है, इनकी जो विशिष्ट कार्य है वो अंडारोपण के लिए है। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। क्या आएगा? विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर, पका आम या धनिया पत्ती या पेठा। क्या आएगा? सी,
ऑप्शन नंबर सी धनिया पत्ती, है ना। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? धनिया पत्ती। ऑप्शन नंबर सी धनिया पत्ती, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन में आवश्यक रूप में होते हैं, प्रोटीन में क्या होते हैं, है ना, आवश्यक रूप में होते हैं। तो ऑप्शन पहला पढ़िए, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और चौथा ऑप्शन में क्या दिया है? सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए प्रोटीन में जो है सल्फर जो है अनुपस्थित होता है, ठीक है, सल्फर जो है अनुपस्थित होता है, आया समझ में। तो प्रोटीन में जो है आवश्यक रूप से क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन हो सकता है और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, आया समझ में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना, प्रोटीन के संदर्भ में, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है ना। तो किस नाम से जाना जाता है भाई? कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता रहना चाहिए, मेटाटार्सल या मेटाकार्पल, टार्सल या कार्पल। याद रखना है कि कलाई की हड्डी जो है यहाँ की, है ना, ये कलाई है, तो मेटाकार्पल, कार्पर, फिर फेलेंजेस, आया समझ में, अंगुलियों की झुंड, है ना, या उंगलियों का समूह, उसको क्या कहते हैं? फेलेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो मेटाकार्पल कलाई की हड्डी को कहा जाता है, ठीक है। कलाई की हड्डी, है ना, ये कलाई है, तो कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल कहा जाता है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मेटाटार्सल, है ना, मेटाटार्सल, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। सॉरी, कलाई की हड्डी पूछा है, तो कलाई की हड्डी क्या हो जाएगा? मेटाकार्पल, फिर कार्पल, फिर उसके बाद फेलेंजेस, आया समझ में। चलिए फिर अगला देखते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल कितनी संख्या है? सभी को पता रहना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कुल कितनी होती है? 206, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहीं पर अगर शिशु के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, नवजात शिशु की कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 प्लस होती है, तो इसमें 300 प्लस लगभग ये है ना। तो अगर ये पूछे तो आपको बिल्कुल ये भी पता रहना चाहिए नवजात शिशु के बारे में। और वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या तो 206, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कई ऐसे एग्जामों में जो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको रक्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोटीन पूछा है, तो रक्त में प्रोटीन की मात्रा बताना है कितने परसेंट में होती है? 11%, 8%, 13% या 21%? ऑप्शन नंबर बी 8%, ठीक है। याद रखना है प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है? 8% होती है, किसमें? ब्लड में, है ना। चलिए फिर अगला देखते हैं, फुफ्फुस वाल्व कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच, बाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच, या बाएं आलिंद या महाधमनी के बीच, या दाएं आलिंद या फुफ्फुस धमनी के बीच। तो किसके बीच प्रेजेंट होती है ना, ये जो वाल्व है फुफ्फुस वाल्व किसके बीच प्रेजेंट होती है? दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच। ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। निलय और धमनी के बीच होती है, ठीक है, दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच प्रेजेंट होती है, ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्पीज रोग किस कारक द्वारा फैलता है? तो हर्पीज रोग जो है किस कारक द्वारा फैलता है बताएंगे। जो हर्पीज रोग है ना, हर्पीज रोग जो है किस कारक या किस फैक्टर के द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा, या परजीवी के द्वारा, या कवक के द्वारा, या वायरस के द्वारा? क्या है आंसर? पता रहना चाहिए। जो हर्पीज रोग है एक वायरस के कारण होने वाला रोग है ना, तो ये फैलती भी है वायरस की वजह से, ठीक है। तो कारक जो है ये जो फैक्टर है वायरस फैक्टर, है ना, ये जो पैथोजन है वायरस पैथोजन के कारण क्या होता है? हर्पीस रोग होता है, आया समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये रोग है, ठीक है, ट्रैकोमा रोग जो आंख में होती है ना।
तो और आंख के कौन से भाग को प्रभावित करती है, तो कौन से भाग को प्रभावित करती है, ऑप्शन देखिए, कंजेक्टिवाई है ना, और लेंस, फिर कार्निया, फिर रेटिना। कंजेक्टिवाइटिस या इसमें कंजेक्टिवाइटिस है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया है, लेंस दिया है, फिर कार्निया दिया है, फिर रेटिना दिया है। तो आपको पता रहना चाहिए जो ट्रेकोमा रोग है वो कौन से भाग को प्रभावित करता है, आंख के कार्निया भाग को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अश्रु या लक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय, है ना, सक्रिय होता है, कब सक्रिय होता है, ठीक है, मतलब एक्टिव कब होता है। ये जो ग्रंथि है ना, ह्यूमन बॉडी में होता है लैक्राइमल ग्रंथि, ये जो है मनुष्य में कब सक्रिय होता है, कब सक्रिय होता है, जन्म के लगभग वर्ष भर बाद, या जन्म के 2 वर्ष बाद, तीसरा में क्या दिया है, जन्म के 4 महीने बाद, या जन्म के 2 महीने बाद। तो याद रखना है जो लैक्राइमल ग्रंथि है, लैक्राइमल ग्लैंड है ना, ग्लैंड है, ये जो है मनुष्य में कब सक्रिय होता है, कब सक्रिय होता है, 4 महीने बाद, जन्म के 4 महीने बाद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है ना। क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है, ऑप्शन पहला एल्डोस्टेरॉन, दूसरा में दिया है एस्ट्रोजेन, तीसरा में क्या दिया है एस्टोस्टेरॉन, और चौथे में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा आंसर, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन का उपयोग, या किस हार्मोन को गोलियों के रूप में खाई जाती है, ठीक है, या किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो बताएंगे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजेन, याद रखेंगे एस्ट्रोजेन, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजेन हार्मोन की गोली खाई जाती है। आया समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड मुख्यतः किससे संबंधित होती है। देखिए ऑप्शन पहला पढ़िए, ऑप्शन पहला में दिया है शरीर की वृद्धि, दूसरा में क्या दिया है ताप नियंत्रण, तीसरा में दिया है शरीर की प्रतिरक्षा, और चौथा में क्या दिया है, ठीक है, थायरोट्रोपिन्स का स्रावण। तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि जो है मुख्यतः किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, शरीर की प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में स्तनधारियों में अंडाणु का निषेचन होता है। तो कहाँ होता है अंडाणुओं का निषेचन, है ना, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, गर्भाशय में होती है, या फैलोपियन नलिका में होती है, या वेस्टिब्यूल में होती है, या योनि में होती है। तो कहाँ होती है निषेचन, सभी को पता है, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में जो है क्या होती है, स्तनधारियों में अंडाणु का फर्टिलाइज होता है, या निषेचन की क्रिया जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ गलत कथन पूछा है, इसमें से जो कथन गलत है, जो असत्य है ना, उसे करेक्ट करना है, ठीक है। प्रंकुचन में हृदय के कोष्ठ सिकुड़ते हैं, सही है कि गलत, बिल्कुल सही है ना, प्रंकुचन में हृदय के कोष्ठ सिकुड़ते हैं। अनुशीतलन में हृदय के कोष्ठ रक्त से भरपूर फूल जाते हैं, ये भी जो है क्या है, सही है। आलिंदों का प्रंकुचन अल्पकालीन होता है, आलिंदों का जो प्रंकुचन होता है वो क्या होता है, अल्पकालीन होता है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसको पढ़ते हैं, हृदय जितना रक्त ढकेलता है उससे कम, क्या कह रहा है देखिए, हृदय जितना रक्त ढकेलता है ना, उससे कम रक्त प्रति मिनट सिराओं द्वारा हृदय में वापस आ जाती है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, और यहाँ पूछा क्या है, असत्य कथन ही पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। हृदय जितना रक्त ढकेलता है उससे कम रक्त प्रति मिनट सिराओं द्वारा हृदय में वापस लाई जाती है या आ जाती है करके, ठीक है, कथन दिया, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिकन है ना, सॉरी शिथिलन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ठीक है, एरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है? ठीक है, ये बताना है। अनुकंपो तंत्रिका तंत्र द्वारा, एडिनेलिस द्वारा, या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, या थायरॉक्सिन द्वारा। तो किससे होता है? किससे होता है? एरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है ना, ये पेशी का नाम है, इसका शिथिलन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। याद रखेंगे, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। जो एरेक्टर पिलाई पेशी है वो आरेखित पेशी होती है ना, ये क्या होती है? आरेखित पेशी होती है, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप से संबंधित होती है? किस रूप में संबंधित होती है? लाइपोप्रोटीन, एपिडोस ऊतक, या स्यूकस स्तर, या लिम्फी ऊतक? क्या है आंसर? स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप से संबंधित होती है? किस रूप से संबंधित होती है? एपिडोस ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एपिडोस ऊतक, याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होती है? तो कब सक्रिय होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो कब सक्रिय होती है भाई? 4 महीने के बाद, है ना, जन्म के 4 महीने के बाद। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है रूपांतरित लासिका ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि के विशिष्टीकृत क्षेत्र, या वृक्कों में छोटी नलिका, या अग्नाशय में अप्रणाल? क्या आएगा आंसर? अग्नाशय में अप्रणाल। ठीक है, अग्नाशय में अप्रणाल, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, है ना। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती है वो अग्नाशय में अप्रणाल के रूप में होती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग होता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, घोंघा रोग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिए, कुशिंग का रोग, दूसरा दिया है क्रिटिनिज्म, तीसरा क्या दिया है? इंसुलिन, और चौथा में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या समझे? बौनापन। ठीक है, बौनापन, है ना। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या है? बौनापन, है ना। देखिए, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म जो है ये आजकल माना जाता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला जो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रिटिनिज्म है, बौनापन है, जो न्यूरोलॉजिकल जो क्रिटिनिज्म होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है? आयोडीन की कमी की वजह से होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये तो पता है कि आयोडीन की कमी से घोंघा रोग होता है, लेकिन साथ ही जो बौनेपन है ना, क्रिटिनिज्म है, क्रिटिनिज्म को भी आयोडीन की कमी के कारण बताया गया है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि थाइमस ग्रंथि जो होती है, ठीक है, वो अल्प मात्रा में स्रावित होती है, अल्प मात्रा में, है ना, कम मात्रा में जो है स्रावित होती है, जिसके कारण जो है बौनेपन या क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम होती है। आया समझ में। तो ये आजकल माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आपको ये पता रहना चाहिए। आया समझ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन जो पित्ताशय को सिकुड़ता है, तो हार्मोन जो पित्ताशय को सिकुड़ता है कौन सा हार्मोन है? सिक्रिटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, या एंड्रोकाइनिन? क्या है आंसर? हार्मोन जो पित्ताशय को सिकुड़ने का कार्य कौन करता है? सिक्रिटिन, ऑप्शन नंबर, सिकुड़ने का काम करता है ना। ठीक है, सिक्रिटिन, ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, है ना। सिक्रिटिन हार्मोन जो है पित्ताशय को सिकुड़ने का काम करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती है? तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है क्या रोकती है? निषेचन को रोकती है, या
आरोपण को रोकती है, या योनि में शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है, या अंडोत्सर्ग को रोकती है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो जो है अंडोत्सर्ग को रोकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है शरीर के विभिन्न अंगों से, हृदय के बाएं नीला से, हृदय के दाहिने नीला से, या यकृत से। तो कहां से आता है? शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से, है ना। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों से, या हृदय के बाएं नीला से, या हृदय के दाहिने नीला से। तो किससे आता है भाई? फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो दाहिने नीला से आता है। याद रखेंगे किससे आता है? हृदय के दाहिने नीले से। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फेफड़ों की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगते हैं, है ना। फेफड़ों की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगते हैं, क्वेश्चन पूछा है। एक, है ना। ठीक है, ऑक्सीजन की एक अणु, या ऑक्सीजन के दो अणु, या ऑक्सीजन के तीन अणु, या ऑक्सीजन के चार अणु। तो पता रहना चाहिए जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के चार अणु को कैरी करता है ना। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के चार अणु को कैरी करता है ना, ब्लड के साथ फ्लो करता है ना। और ये फेफड़ों के लिए संदर्भ में पूछा है, तो फेफड़ों की हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के चार अणु को कैरी करता है, या ठीक है लेके जाते हैं। ठीक है, ये पूछा है, या लगता है करके पूछा है, तो क्या आएगा आंसर? ऑक्सीजन के चार अणु। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिफेम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो ठीक है, रिफेम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? टीबी, कैंसर, एड्स, एनीमिया। क्या आएगा आंसर? तो जो रिफेम्पिसिन नामक जो दवा है, जो औषधि है, वो किस रोग में प्रयुक्त होती है, किस रोग में उपयोग किया जाता है, या किस रोग के निदान में उपयोग किया जाता है? टीबी रोग। ठीक है, टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, टीबी रोग के निदान में उपयोग की जाती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देती है क्या कहलाते हैं, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? बायो इनहेंसर, या सुपर मेडिसिन, या बायो इनविटर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, कि वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुनी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, कई गुनी क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है, अधिक बढ़ा दी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायो इनहेंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बायो इनहेंसर। आया समझ में? उसे क्या कहते हैं, या ये क्या कहलाता है? बायो इनहेंसर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ड जेनर किस रोग के टीके की खोज की थी? ठीक है, जो एडवर्ड जेनर है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है ना। ये जो एडवर्ड जेनर है किस रोग के टीके की खोज करता है? तो कौन से रोग के टीके की खोज करता है? टीबी, एड्स, पोलियो, चेचक। तो पता रहना चाहिए चेचक रोग, है ना, चेचक रोग। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है चेचक रोग टीके की क्या है? खोज करता है। आया समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BCG का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, या बेसिकल्स कल्चर ग्रोथ, या बेसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन, या बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। क्या आएगा आंसर? BCG का अर्थ बताना है। तो क्या आएगा आंसर? बेसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन, बेसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन। ठीक है, आया समझ में? बेसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, है ना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जेनेटिक कोड। ठीक है, अगर आप अनुवांशिकता वाला जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? किस कार्य के लिए दिया जाता है? जेनेटिक कोड, रक्त समूहन, DNA खोज, या HIV की खोज।
तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है ना। आपको पता रहना चाहिए जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उसे किस क्षेत्र में जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक कोड के क्षेत्र में, ठीक है, जेनेटिक कोड के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आया समझ में? ऑप्शन नंबर पहला जेनेटिक कोड, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम के, ठीक है, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। तो प्रथम उपयोगकर्ता कौन है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को और क्या बोल सकते हैं? गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम को और क्या बोल सकते हैं? गुणसूत्र। तो इसके इस शब्द के जो प्रथम उपयोगकर्ता थे वो कौन है? वाल्डेयर, अल्टमान, सेंगर या बेनिडेन? क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर ए वाल्डेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाल्डेयर। इन्होंने ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र के सबसे पहली बार उपयोग किया था, वाल्डेयर ने ही किया था, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की अनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? तो किस लक्षण की अनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? वनाधता, रुधिर वर्ग, हंसियाकार रुधिराणु, एनीमिया या फिनाइल कीटोनूरिया? क्या आएगा आंसर? बहुगुण एलीलवाद, ठीक है, बहुगुण एलीलवाद की किस लक्षण की अनुवांशिकी का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो किसका नियंत्रण करता है? रुधिर वर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रुधिर वर्ग का नियंत्रण करता है, जो रुधिर वर्ग का नियंत्रण करता है ना। और जो हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया से क्या है? ये जो है हंसियाकार है ना, सिक्लिन, ठीक है, सिक्लिन, जिसमें सिक्लिन की जो सेल होती है वो हंसियाकार आकार की हो जाती है, जिसमें क्या है? रुधिराणु जो होती है ना, इनकी जो आरबीसी होती है वो हंसियाकार संरचना वाली हो जाती है, ठीक है। और इसमें ब्लड की कमी भी होती है। कौन से रोग में ब्लड की कमी हो सकती है? सिक्लिन रोग में, ठीक है, सिक्लिन रोग में। और यह जो है एक अनुवांशिकी रोग होती है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? सभी को पता रहना चाहिए कि जो सर्वदाता है वो सर्वदाता किसे कहा गया है? ब्लड ग्रुप ओ समूह, है ना। क्वेश्चन पढ़िए। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो सभी को पता है, ठीक है, जो सबको दान दे सकता है। तो कौन सा वह ग्रुप है? ऑप्शन नंबर बी ओ समूह, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और जो सबसे ले सकता है वो कौन सा है? ए बी समूह, ठीक है, ए बी समूह। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन पढ़िए। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से या बिलों में रहने के प्रतिकूल, है ना, के प्रति अनुकूल से, या सी ऑप्शन है प्राकृतिक चयन से, फिर डी में क्या दिया है? उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी से, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की, ठीक है, या लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। किससे किया जाता है? अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग किए जाने से, ठीक है, अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, है ना। मतलब उपयोग तथा अनुप्रयोग से क्या समझते हैं? देखिए क्या समझे कि अंगों का उपयोग, जिस अंग का उपयोग किया जाता है वो जो है एक्टिव रहते हैं, है ना। और जो जिसका अनुप्रयोग, है ना, उपयोग तथा अनुप्रयोग से, जिसका उपयोग नहीं होता, ठीक है, वे विलुप्त हो जाते हैं। तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से जो है सांपों में अंगों का जो लोप होना है या विलुप्त होना है, इसको क्या किया जाता है? विलुप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैमथ पूर्वज है किसका पूर्वज है? आदि मानव, घोड़े का, हाथी का या कुत्ते का? क्या है आंसर? तो याद रखना है मेमथ, है ना, मेमथ पूर्वज है हाथी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम 50 MCQ देखने वाले हैं।
और जो 3000 MCQ को जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, इसे हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल में जितने भी वीडियो है सबकी टेलीग्राम चैनल में जितने भी वीडियो है सबकी PDF आपको सेंड कर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।